नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एलन फ्लायर ई लर्निंग क्लासेस में, जहां हम डेली 8th क्लास के साइंस का चैप्टर पढ़ते हैं। तो आज जो है वो चैप्टर की हमारी लास्ट डेट है, हम आज इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर देंगे। तो आज वाली क्लास है वो थोड़ी लंबी होने वाली है, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 2 हमारा जो है वो सूक्ष्म जीव वाला है। सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु वाला। अगर कल की क्लास आपने देखी होगी तो आज का टॉपिक आपको नया नहीं लगेगा। कल आपने देखा था कि जो हमने सूक्ष्म जीव है उनके द्वारा मनुष्य के अंदर होने वाले रोगों के बारे में पढ़ा था। तो आज जो है वो सूक्ष्म जीव जो है वो जरूरी नहीं है कि मनुष्य के अंदर ही रोग उत्पन्न करे, वो जंतुओं के अंदर भी रोग उत्पन्न कर सकते हैं और पेड़ पौधे जो है उनके अंदर भी रोग उत्पन्न कर सकते हैं। अब जैसे कुछ पेड़ पौधे हैं जिनके अंदर जो है वो रोग उत्पन्न होते हैं, जैसे कल मैंने आपको बताया था कि नींबू के अंदर जो है वो कैंकर रोग होता है। उसके साथ ही हमने देखा कि जो गेहूं है, गेहूं के अंदर रस्ट रोग होता है और भिंडी के अंदर जो है वो पीत रोग होता है। ये रोग जो है इनके अंदर जीवाणुओं द्वारा, मतलब कुछ के अंदर जीवाणुओं के द्वारा होते हैं और कुछ जो है उनके अंदर जो सूक्ष्म जीवों की अलग अलग है, जैसे कवक से होने वाला रोग है। तो नींबू के अंदर तो जीवाणु द्वारा होता है, गेहूं जो है गेहूं उनके अंदर जो है वो कवक के द्वारा होता है। तो मतलब निम्न रोग जो है वो किसके द्वारा होता है? सूक्ष्म जीवों के द्वारा रोग होते हैं। तो उसके बारे में ये छोटी सी जो बात थी वो मैंने आपको बता दी। अब जो है हमारे जो जंतुओं के अंदर होने वाला एक रोग है, एंथ्रेक्स नाम का एक रोग होता है। अगर आप लोगों ने जंतुओं के पैर जो होते हैं, मतलब जैसे गाय और भैंस के आपने पैर देंगे होंगे, उनके पैरों में जैसे एक खूननुमा संरचना आती है जो उनके नाखून जैसा लगता है, उनके अंदर और कुछ जीवों के अंदर जो है वो उनके शरीर के अंदर कुछ रोग हो जाते हैं जिनको एंथ्रेक्स बोलते हैं। एंथ्रेक्स की खोज की थी एक वैज्ञानिक है, रॉबर्ट कोच ने सन 1876 के अंदर एक बेसिलिस एंथ्रेसिस नामक ये एक जीवाणु है, ये पूरे जीवाणु का नाम है। बेसिलस एंथ्रेसिस नामक एक जीवाणु की खोज की थी और ये इस जीवाणु से एंथ्रेक्स नामक रोग होता है और ये रोग होता है जंतुओं के अंदर, जैसे गाय और भैंस के अंदर जो उनके खुर होते हैं उनके अंदर ये रोग देखने को मिलता है, या फिर जंतुओं के शरीर के अंदर जो है ये रोग हमें देखने को मिलता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा जो मैंने कुछ रोगों के नाम बताए, जैसे नींबू है, इसकी इंडेक्स आपकी बुक में दी हुई है इसलिए मैंने ज्यादा नहीं बताया। नींबू के अंदर जो होता है वो कैंकर रोग होता है। कौन सा रोग होता है? कैंकर, जीवाणु के द्वारा होता है वो रोग। गेहूं के अंदर, गेहूं में होता है रस्ट रोग जो एक प्रकार की कवक के द्वारा होता है। और वही क्या, भिंडी जो है, भिंडी के अंदर रोग होता है पीत, वो भी जीवाणुओं के द्वारा ही होता है। तो जैसा कि आप लोगों ने, ये आपकी इंडेक्स जो है आपकी बुक में दी हुई है, आप वहां से उसको याद कर सकते हो। बाकी जो अभी नॉर्मल जो बात है, जैसे ये बैसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट कोच ने की थी। और उससे कौन सा जो रोग है वो जंतुओं के अंदर होता है, वो होता है एंथ्रेक्स नामक रोग होता है, ठीक है। अब इसके बाद जो है हम लोगों ने देखा होगा कि जीवाणु जो है, सूक्ष्म जीव जो है हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे हानिकारक रोग उत्पन्न कर देते हैं। तो एक विषाक्त नाम की एक जो प्रक्रिया है वो हमारे शरीर के अंदर होती है। तो अब जो हमारा अगला टॉपिक जो है वो है खाद्य विषाक्तन। अब खाद्य विषाक्तन क्या होता है इसके बारे में हम थोड़ा सा एक बार थोड़ा बोर्ड पे लिख देते हैं। खाद्य विषाक्तन का मतलब होता है फूड पॉइजनिंग। अब पॉइजन का मतलब तो आप लोग समझते हो कि जो जहर, विषैले पदार्थ जो होते हैं उनको हम फूड पॉइजन कहते हैं। अब हमारे भोजन के अंदर जो पॉइजन है वो कैसे आता है उसके बारे में हम देखते हैं थोड़ा सा। आप लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले ही जो है सूक्ष्म जीवों के शत्रु वाले गुण, मतलब हानिकारक जो होता है, हानिकारक चीजों के बारे में पढ़ा होगा। हमने देखा कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो हमारे शरीर के अंदर क्या करते हैं? रोग उत्पन्न कर देते हैं। अब उनमें से हमें क्या होता है? फूड पॉइजनिंग होता है। फूड पॉइजनिंग का मतलब होता है कि जो सूक्ष्म जीव है वो भोजन को क्या कर देते हैं? संदूषित कर देते हैं। संदूषित मतलब वो हानिकारक सूक्ष्म जीव उसके अंदर चले जाते हैं और फिर जब हम उस भोजन को खाते हैं तो हमारे शरीर के अंदर क्या होता है? विषैले पदार्थ उत्पन्न कर देते हैं। क्या कर देते हैं? विषैले पदार्थ, मतलब एक प्रकार का टॉक्सिक जो होता है, टॉक्सिक हमारे शरीर के अंदर बन जाता है। और उस विषैले पदार्थ की वजह से हम कई बार जो है हमें वॉमिटिंग होती है, मतलब उल्टियां होती है। खाने के थोड़े समय बाद ही जब हम कोई भोजन है खाना, वो भी कौन सा? संदूषित खाना जब हम खाते हैं, जब संदूषित खाना जो है हम जो खाते हैं उसके कुछ समय बाद हमें उल्टियां जो होने लगती है। उल्टियां होने का कारण जो क्या है? जो भोजन है हमारा उसको सूक्ष्म जीवों द्वारा क्या कर दिया गया? संदूषित कर दिया गया है। और उसकी वजह से वो संदूषित भोजन हमारे अंदर एक
विषैले पदार्थ का कार्य करता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर क्या होती है, उल्टियां होती है। कई बार तो इसकी वजह से लोगों की मृत्यु तक हो जाती है। तो हमें जब भोजन है उसको हमेशा सूक्ष्म जीवों से बचा कर रखना चाहिए। अब है कि सूक्ष्म जीवों से हम कैसे बचा सकते हैं। तो अभी जो है हम वो फूड पॉइजनिंग को रोकने के कुछ कारण लिखते हैं। जैसे यहाँ पे हम टॉपिक लगा देते हैं खाद्य विषाक्तन, यानी फूड पॉइजनिंग। इसे रोकने के उपाय कौन कौन से। अभी जो भोजन को है हमें बचाना भी है सूक्ष्म जीवों से, तो सबसे पहले इसके अंदर एक टॉपिक आता है रासायनिक उपयोगों द्वारा उपाय जो है, रासायनिक चीजों का हम उपयोग करके सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोक सकते हैं। अब रासायनिक उपाय क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया के बारे में अगर आप लोगों ने 6th क्लास में जो चैप्टर है या 7th क्लास में जो चैप्टर उसके बारे में पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि इसमें क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया या फिर रासायनिक परिवर्तन कुछ चीजों को हम देखने के मिलते हैं। इसमें क्या होता है, ऐसा कोई परिवर्तन जिसमें हम परिवर्तन होने के बाद एक कोई नई चीज का निर्माण देखते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि Na+Cl NaCl मिलकर क्या बनाते हैं, NaCl एक नमक है, खाद्य नमक है। क्या है, खाद्य नमक। इससे पहले जो ये सोडियम है ये सॉलिड होता है, और जो क्लोरीन है वो क्या होती है, गैस होती है। ये सॉलिड और गैस मिलकर एक लवण बनाते हैं, जिसको हम साधारण भाषा में नमक कहते हैं। तो इसमें हमें एक नया पदार्थ मिलता है, उसको हम कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, अब रासायनिक उपयोगों द्वारा हम कैसे रोक सकते हैं सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को। तो सबसे पहले हम देखते हैं अब रासायनिक चीजों के बारे में। जैसे अभी एक हमने नमक के बारे में देखा, तो सबसे पहले हम यही लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारा टॉपिक है नमक के द्वारा। अब नमक के द्वारा हम खाद्य विषाक्तन को कैसे रोक सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि नमक जो है, आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि जो मछली बाजार या फिर जो जहां पर मांस मिलता है, वो क्या करते हैं, जो मांस का टुकड़ा है या फिर जैसे ये मांस है या फिर कोई मछली है, इन पर क्या करते हैं, नमक डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं, सूखा नमक जो है इनके चारों ऊपर डाल देते हैं। उसकी वजह से ये क्या है, खराब नहीं होते, मतलब इसके अंदर जो है वो सूक्ष्म जीव उत्पन्न नहीं होते। सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को नमक द्वारा भी रोका जा सकता है। अब जैसे आप लोगों ने आपके घर में भी देखा होगा कि जब मम्मी जो अचार डालती है तो उससे पहले जो नींबू होते हैं, नींबू को क्या करते हैं, खराब होने से बचाने के लिए नमक का जो पानी है, नमक के पानी के अंदर अगर हम नींबू को डाल देते हैं तो नींबू भी कई समय तक खराब नहीं होता। तो हम कह सकते हैं कि नमक के द्वारा जो है हम खाद्य विषाक्तन को रोक सकते हैं। अब दूसरा एक और होता है जिसका चीनी द्वारा। आप लोगों ने चीनी आपके घर में देखी होगी, चीनी के द्वारा। चीनी का मतलब जो शक्कर आपके घर में है। उसके बाद अब हम शक्कर से कैसे किसी पदार्थ के अंदर जो है खाद्य विषाक्तन को रोक सकते हैं। अब आप लोगों ने जेली खाई होगी कभी, जेली आप लोगों ने जेल या फिर जेली के बारे में सुना होगा, जेल या जेली। इसके अंदर क्या होता है, चीनी को मिला दिया जाता है और चीनी जो है वो क्या करती है, खाद्य विषाक्तन को रोकती है। अब इसके बाद आप लोग देख सकते हो एक और चीज है जिसके द्वारा हम रोक सकते हैं, तेल के द्वारा भी हम जो है, तेल के द्वारा। अब तेल के द्वारा हम कैसे रोक सकते हैं, तेल के द्वारा जो है आपने आपके घर में जो, मैंने पहले इसका एग्जांपल दिया था, अचार जो आपके घर में बनाते हैं। ठीक है, अब तेल के द्वारा कैसे रोका जाता है, आपके घर के अंदर जो अचार है, जैसे आपके घर में आम का अचार जो होता है उसके ऊपर हमेशा तेल की एक परत रखी जाती है। तेल की परत रखने का मतलब है जितना खाद्य पदार्थ है उसके ऊपर भी हम क्या करते हैं, उससे ज्यादा तेल डालते हैं, और तेल में हमेशा सूक्ष्म जीवों की जो वृद्धि है वो रुक जाती है, और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि खाद्य विषाक्तन को रोक देती है। अगर सूक्ष्म जीवों को हम रोक देंगे, हानिकारक सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को हम रोक देंगे, तो उससे क्या होगा, खाद्य विषाक्तन भी रुक जाएगा। तो जैसा कि अब हम आगे देखते हैं, इनके बाद जो है आप लोगों ने सिरके के बारे में सुना होगा, जिसको एसिटिक एसिड भी कहते हैं। सिरके के द्वारा, सिरका एक प्रकार का एसिटिक एसिड होता है जो क्या करता है, सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोक देता है। अब इसके बाद आप लोगों ने आपके घर के अंदर देखा होगा कि आपकी मम्मी जो है गर्म या ठंडा करके, अब आप लोगों ने आपके घर के अंदर देखा होगा कि आपकी मम्मी जो है वो दूध को हमेशा गर्म करके रखती है, और उसके बाद उससे क्या होता है, गर्म करने से हमने देखा था कि बहुत से जो सूक्ष्म जीव है, हानिकारक सूक्ष्म जीव है, जो गर्म करने पर उनकी वृद्धि जो है रुक जाती है या फिर पूरी तरीके से वो नष्ट हो जाते हैं। और लास्ट जो है वो हम इनका भंडारण, मतलब सुरक्षित स्थान पर इनको रखकर हम क्या कर सकते हैं, इनका जो सूक्ष्म जीवों की वृद्धि है उसको हम रोक सकते हैं। भंडारण के साथ साथ अब भंडारण भी हमें सही तरीके से करना पड़ता है। जैसा कि हमने फसल के अंदर किसका भंडारण किया था, बीजों का भंडारण किया था, और वहां पर आप लोगों ने देखा होगा कि हम ज्यादातर जहां बीजों का भंडारण करते हैं वहां से हमें कुछ बदबू जैसी
जो है हमें सूंघने के लिए मिलता है, जैसे कि जहाँ पर ज्यादा खाद्य पदार्थों का भंडारण होता है वहां पर हमें थोड़ी सी दुर्गंध जैसी आती है। तो भंडारण के साथ साथ हमें इसको क्या करना पड़ता है, पैकिंग करना पड़ता है। पैकिंग जैसे आप लोगों के बाजार में मिलने वाले ज्यादातर फूड्स है वो सारे किस में आते हैं, पैकिंग के रूप में आते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है उसके अंदर खाद्य विषाक्तन को रोका जाता है। तो खाद्य विषाक्तन को रोकने के रासायनिक उपयोगों द्वारा हम रोक सकते हैं, और रासायनिक उपयोगों के कुछ निम्न कारण है जिनके द्वारा हम जो है खाद्य पदार्थों के विषाक्तन को रोक सकते हैं। अब इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है नाइट्रोजन स्थिरीकरण को लेकर है, तो ये नोट कर लीजिए आप। तो इस पार्ट का हमारा लास्ट टॉपिक बचता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण। नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन फिक्सेशन जिसको हम बोलते हैं। अब नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या होता है, आप लोगों ने अभी पिछली क्लासों में भी मैंने कई बार बताया कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण का मतलब होता है जो लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं उनके जड़ों के अंदर, रूट्स के अंदर क्या होता है, कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जीवाणु पाए जाते हैं। उन जीवाणुओं का नाम मैंने कुछ बताया था आपको, अगर आप लोगों को याद हो तो राइजोबियम। राइजोबियम नामक जो जीवाणु है वो लेग्यूमिनस प्लांट के अंदर, लेग्यूमिनस जो प्लांट होते हैं, लेग्यूमिनस पादप, उनकी जड़ों के अंदर पाए जाते हैं और वो हमेशा नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिक के अंदर तोड़ने का कार्य करते हैं। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण के बारे में जो है इसमें भी जो है हमारा जो सूक्ष्म जीव है उनका बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि अगर जीवाणु नहीं होता, ये राइजोबियम नामक जीवाणु नहीं होता तो ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण संभव नहीं हो पाता। अब नाइट्रोजन स्थिरीकरण संभव होने के बाद जो है वो करते कैसे, उनका जो चक्र है, उनका जो सर्कल है वो कैसे होता है, तो उसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण के साथ अब हम पढ़ रहे हैं नाइट्रोजन का चक्र, नाइट्रोजन चक्र। अब नाइट्रोजन चक्र ये क्या होता है इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हमारा जो वायुमंडल है क्या है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन होती है इसमें। वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नीले हरे शैवाल, नीले हरे शैवाल जिनको हम लेग्यूमिनस प्लांट के अंदर राइजोबियम बोलते हैं, नीले हरे जो शैवाल होते हैं वो नाइट्रोजन को नाइट्रोजन स्थिर में परिवर्तन कर देते हैं, और इनके द्वारा फिर क्या होता है, या फिर ऐसे डायरेक्ट लिखते हैं स्थिर नाइट्रोजन को, स्थिर नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिक में परिवर्तित, इसको क्या कहते हैं, नाइट्रोजन यौगिक में परिवर्तित कर देते हैं। नाइट्रोजन यौगिक में परिवर्तन करने के बाद जो ये नाइट्रोजन में यौगिक को परिवर्तन कर देते हैं जिनको हम नाइट्रोजन यौगिक भी कहते हैं। अब इसके बाद ये कहां चले जाता है, मिट्टी में, मिट्टी में वापस जो है मिट्टी में उपस्थित NO2 के यौगिक, NO2 का मतलब होता है नाइट्रोजन, ठीक है। फिर इसके द्वारा क्या करते हैं, जो पौधे होते हैं वो इसको अपने अंदर अवशोषण कर देते हैं। तो पौधों द्वारा NO2 यौगिक हो गया। अब जो है NO2 यौगिक का अवशोषण, इसका अवशोषण कर देते हैं, और ये जब अवशोषण करते हैं और पौधों को खाते कौन है, जंतुओं द्वारा, पौधों को खाना। और जब हम ये पौधे खाएंगे जंतुओं द्वारा, पौधे जो है उनको जंतु खाएंगे तो इनके अंदर जो ये नाइट्रोजन के यौगिक है ये इनके अंदर चले जाएंगे, और फिर जब इनकी मृत्यु होती है, जंतुओं की मृत्यु या अपशिष्ट पदार्थ द्वारा, अपशिष्ट पदार्थ वो वापस कहां जाके मिलते हैं, मिट्टी में। कहां मिलते हैं, मिट्टी में जाके। अब जब जंतु मरेंगे उनसे मिट्टी के अंदर जो है वो क्या मिल जाएंगे, अब यहां से नाइट्रोजन के जो यौगिक है जंतुओं में गए, जंतुओं की मृत्यु के बाद वापस वो कहां चले जाते हैं, मिट्टी में। अब मिट्टी में जाने के बाद जीवाणुओं द्वारा NO2 यौगिक को वापस नाइट्रोजन में परिवर्तन कर देते हैं। किसमें, वायुमंडलीय जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन में
परिवर्तन। इसमें परिवर्तन करते ही अब वायुमंडल में नाइट्रोजन वापस कहां चली जाएगी, वायुमंडल में। तो ऐसे जो पूरा चक्र है वो चलता रहता है। अब यहां से जो है सबसे पहले यहां से यहां आई, फिर यहां से यहां गई, यहां से यहां से यहां गई, और इससे यहां, और फिर ऐसे करके नीचे आई वापस, नीचे मिलने के बाद वहां वापस जाती। अब एक प्रकार और है जिसके द्वारा वायुमंडल में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है, जिसको बोलते हैं हम तड़ित का नाम सुना कभी? तड़ित द्वारा जो बिजलियां चमकती है, तड़ित द्वारा नाइट्रोजन का NO2 को NO2 यौगिक में परिवर्तन करना। किस में परिवर्तन करना? यौगिक में परिवर्तन। और जैसे यौगिक में परिवर्तन होता है वो वापस आके मिट्टी में मिलती है, और मिट्टी के बाद वाला प्रोसेस जो है वो यही रहता है। तो नाइट्रोजन चक्र आपकी बुक में दिया हुआ है, लेकिन आपको जो मैंने समझाया कि कहां से कहां शुरू होता है और कहां जाके एंड होता है, तो आखिर में जाकर वापस जो वायुमंडल में है वो नाइट्रोजन वापस आ जाती है। तो हम कह सकते हैं कि यहां से शुरू होकर वापस वहां जहां से शुरू हुई वहीं पर आकर इसका एंड होता है। तो इसके साथ ही हमारा जो चैप्टर 2 है वो पूरा खत्म हो चुका है। तो अब इसके अंदर से अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना कि वो वाला टॉपिक समझ में नहीं आया, तो वो मैं आपको वापस समझा दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।